हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ आपको ऑनलाइन क्लासेस, कंप्लीट कोर्स एवं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पोषक पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दोस्तों, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पोषक पदार्थ तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं पोषक पदार्थ क्या होते हैं एवं उपयोगिता के आधार पर पोषक पदार्थों को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो आइए चलिए इनके परिभाषा को देख लेते हैं। वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों अर्थात बायोलॉजिकल फंक्शन के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। दोस्तों, जैविक कार्य बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं? शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, शरीर की उपापचयी क्रिया अर्थात पाचन क्रिया एवं शरीर के टूट फूट की मरम्मत करना, ये सभी कार्य क्या कहलाते हैं? जैविक कार्य। इन्हीं के संचालन एवं संपादन के लिए पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं। तो आइए देखते हैं उपयोगिता के आधार पर पोषक पदार्थों कितने भाग में बांटा गया है। तो देखते हैं 4 भाग में बांटा गया है। पहला है ऊर्जा उत्पादन, जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा एवं कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दूसरा देखते हैं उपापचयी नियंत्रक अर्थात हमारी पाचन क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में मेटाबॉलिक कंट्रोलर कहते हैं। वे पदार्थ जो शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिन, लवण एवं जल हमारे शरीर की पाचन क्रिया को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृद्धि एवं निर्माण, वे पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर के टूट फूट की मरम्मत करती है। तो दोस्तों, प्रोटीन क्या करती है? हमारे शरीर की वृद्धि करती है एवं हमारे शरीर के ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करती है। ठीक है, चौथा पढ़ते हैं अनुवांशिक पदार्थ, वे पदार्थ जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं, और यह कार्य कौन करता है? न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों याद रखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल हमारे अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं प्रोटीन, विटामिन। दोस्तों, हम इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में ही पढ़ेंगे। विटामिन के लिए हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, परंतु विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। याद रखिएगा पॉइंट कि विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो आपको लेना है 1:2:1। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की लगभग 50 से 75% ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करता है एवं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें ग्लूकोज हमें सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करती है एवं फ्रुक्टोज हमें शहद से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, फ्रुक्टोज हमें शहद से प्राप्त होती है और लैक्टोज दूध से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमें 40.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा होता है डाइसैकेराइड्स, तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड्स। तो चलिए देखते हैं मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था को मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, जैसे ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा है डाइसैकेराइड्स, जैसे कि नाम से लग रहा है डाई मतलब 2, तो 2 मोनोसैकेराइड्स के अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकेराइड्स बनता है। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2 मोनोसैकेराइड्स मिलकर सुक्रोज बनाती हैं, जो एक डाइसैकेराइड्स है। जैसे ग्लूकोज और एक और ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज मिलकर क्या बनाती है? माल्टोज, जो डाइसैकेराइड्स हैं। ठीक है, तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स, जैसे कि नाम से लग रहा है पॉली मतलब बहुत सारे, तो मोनोसैकेराइड्स के कई अणुओं को मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण होता है, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन, ये सभी पॉलीसैकेराइड्स हैं। आइए अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना, जो कि अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। दूसरा, विटामिन सी का निर्माण करना एवं ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना।
ये सभी कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं। आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत में गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू आदि। दोस्तों, इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट की अच्छी खासी मात्रा मिलती है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत, आपको ये 3 में से 3 दे दिया जाएगा और एक प्रोटीन या फिर वसा के कुछ स्रोत दे दिए जाएंगे। तो इसमें आपको चूज़ करना रहेगा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा प्रोटीन। तो आपको याद रखिए कि गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है एवं मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही बना होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रखिएगा। शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना और शरीर के ऊतक की मरम्मत करने का कार्य प्रोटीन का होता है। और एवं शरीर के जितने भी ऊतक होते हैं उनकी टूट फूट एवं जो भी मरम्मत होती है वह प्रोटीन के द्वारा ही होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण हमारा शरीर स्वयं ही कर लेता है तथा 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होता है हमें। दोस्तों, मनुष्य को 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर में 10 प्रकार का प्रोटीन तो हमारा शरीर खुद ही बना लेता है तथा 10 भोजन के द्वारा हमें प्राप्त करना होता है। ठीक है। सोयाबीन और मूंगफली में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए एवं 1 ग्राम प्रोटीन के दहन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है और कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के प्रकार। पहला है सरल प्रोटीन, दूसरा संयुग्मी प्रोटीन, तीसरा होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। तो दोस्तों, सरल प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं उसे सरल प्रोटीन कहते हैं, जैसे हिस्टोन। दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन, वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। और तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनती हैं, जैसे पेप्टोन। अब हम देखते हैं प्रोटीन के प्रमुख स्रोत। दाल, दूध, मछली, अंडा, सोयाबीन, पनीर, दही ये सभी प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इनको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अब प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य। प्रोटीन के सारे महत्वपूर्ण कार्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है अनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। दोस्तों, हमारे अनुवांशिक लक्षण जो हमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मिलती हैं, वे लक्षणों का विकास का नियंत्रण प्रोटीन के द्वारा होता है एवं जीवद्रव्य एवं ऊतक के निर्माण में भी भाग लेते हैं। जो हमारे ऊतक होते हैं, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जो ऊतक बना होता है हमारा, उसका निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा ही होता है। ये शारीरिक वृद्धि के आवश्यक हैं एवं इसी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। दोस्तों, प्रोटीन हमारे शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और प्रोटीन की कमी से हमारा शरीर का विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन कमी से क्वाशियोरकर एवं मरस्मस नामक रोग हो जाता है। आइए देखते हैं ये रोग क्या क्या है। क्वाशियोरकर, इस रोग से बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। दोस्तों, आपने कभी न कभी कोई बच्चे देखा होगा जिसके हाथ पांव दुबले होते हैं एवं उसका पेट बाहर आ जाता है, तो दोस्तों उसे क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है और जो प्रोटीन कमी से होता है। और दूसरा है मरस्मस, इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे कार्य एवं ये दोनों रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं वसा की ओर। तीसरा, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में पाया जाता है। तो निश्चित मात्रा में किसमें पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहता है, 1:2:1। और अगर विभिन्न मात्रा में हो तो यह वसा कहलाती है। ठीक है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। दोस्तों, एक वयस्क व्यक्ति को हम लगभग 20 से 30% वसा की प्राप्ति होनी चाहिए। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होती है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में है तो वह तेल कहलाती है। ठीक है।
वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है एवं वजन में कमी आती है, शरीर का विकास रुक जाता है। ठीक है, वसा की कमी से वजन में कमी आती है एवं वसा की अधिकता से वजन बढ़ जाता है। ठीक है, वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है एवं हृदय की बीमारी होती है एवं हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्तचाप बोले तो दोस्तों ब्लड प्रेशर। ठीक है, मतलब वसा की अधिकता से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हृदय की बीमारी भी होती है। अब हम देखने वाले हैं वसा के मुख्य कार्य। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है एवं यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती एवं शरीर के विभिन्न अंगों को चोट लगने से बचाती है। एवं वसा के 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है? 4.2 किलो कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी और 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इसी की तरह हमारा आज का थ्योरी सेक्शन समाप्त होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों बताइए किससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो आंसर क्या हमारा? विटामिन। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती एवं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? मैंने पढ़ाया था आपको 20। तीसरा, ग्लूकोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? याद कीजिए, मोनोसैकेराइड्स। सोयाबीन में कितनी प्रतिशत प्रोटीन होती है? 42%। कौन सा पोषक पदार्थ है जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं? मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिक अम्ल। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? दाल, मांस, दूध, चावल। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में। ठीक है, चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं? 1:2:1। और वसा में कितना होता है? वसा में विभिन्न मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, उत्तक तथा हमारा 8वां क्वेश्चन है, उत्तक तथा कोशिका के निर्माण करने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? प्रोटीन। ठीक है, और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। मैंने ब्लड के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एवं अगर आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एवं फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।